Hi, good evening friends. Welcome to my YouTube channel that is Virendra Sir's Biology. Guys, let's start with a new topic that is paleontological evidence. In the previous lecture, we discussed about evidences of evolution. There are 6 types of evidences. First is morphological evidence, another one is anatomical, third is vestigial organ. All the 3 evidences we discussed in previous lecture. In these lecture we discuss about paleontological evidence, connecting link and embryology. First we start with paleontological evidences. What is mean by fossil? सबसे पहले मेजर पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस पढ़ने के पहले हमको समझना है फॉसिल मींस क्या। स्टडी ऑफ फॉसिल को ही बोला जाता है पैलेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में ही आपको पता पड़ रहा है स्टडी ऑफ फॉसिल मींस क्या, पैलेंटोलॉजी। सबसे पहले गाइस आपको मेजर फोकस करना है फॉसिल मींस क्या, तो फॉसिल्स होते क्या है और ये बनते कैसे। सबसे इजी आपको बता रहा हूं मैं गाइस, अगर सपोज करके चलो अगर मेरे पास में कोई भी चीज है, या तो मेरे पास में लिविंग ऑब्जेक्ट जिसको बोल सकते हैं लिविंग थिंग है, जैसे कि फिश। अगर मैं फिश की बात कर रहा हूं, फिश मेरे पास में लिविंग है, देन क्या हुआ एक दिन मैंने फिश को एक स्टोन के ऊपर रख दिया। एक स्टोन ऐसे पकड़ के चलो, हमारा स्टोन के ऊपर मैंने क्या रख दिया, ये फिश को रख दिया। देन क्या हुआ, ये दोनों के ऊपर मेजर हमने ये जो फॉर्म किया है इसको सेम हमने सिमिलर एक पिट खोदा, मतलब एक होल किया और उसको अंदर से पैक कर दिया और ऊपर से सॉइल डाल दिया। कुछ सालों बाद गाइस क्या होगा, आफ्टर सम ईयर वहां पे क्या होने वाला है, वो जो स्टोन है वो किसका शेप ले लेगा, फिश का। पूरा फिश उसके ऊपर में एक्यूमुलेट, तो मींस यहाँ पे जो शेप आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, फिश का। तो इसी को बोला जाता है फॉसिल। तो सिंपल आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया कि फॉसिल मींस क्या है। कोई भी लिविंग थिंग या कोई भी थिंग का क्या आ जाना, शेप आ जाना, कब, जिसको आपने अंडरग्राउंड रखे आपने। तो फर्स्ट आपको याद रखना है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म जब बरीड होते हैं कब होते हैं, जब डिजास्टर आते हैं। डिजास्टर में अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह जब आते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक लाइफ है वहां के भी, बाकी लिविंग भी बहुत सारे क्या हो जाते हैं, बरीड। मींस क्या, अर्थ के नीचे में जो सॉइल वगैरह, सॉइल में क्या हो जाते हैं, बरीड हो जाते हैं। देन गाइस क्या होता है, रेमिनेंट एंड इम्प्रेशन, उसके जो पार्ट्स है, रेमिनेंट एंड इम्प्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन्स प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड। अब जैसे एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ अभी क्या आ गया, अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक आने के बाद में पूरा जो भी वाटर के साथ में एक्वेटिक लाइफ थी पानी के अंदर, वो सब के सब अर्थक्वेक आने के कारण क्या हुआ, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होकर कुछ सॉइल के अंदर चले गए। बहुत सालों तक के वो क्या हो गया, सॉइल के अंदर ही पाए थे। मींस क्या हो गया, वहां पे प्रिजर्व्ड हो गया गाइस। क्या हो गया वहां पे, प्रिजर्व। तो ऐसा जो पार्ट प्रिजर्व हो जाता है उसको बोला जाता है फॉसिल। गाइस क्लियर हुआ क्या, सिंपल सा आपको बताया। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। आपने अगर एक मूवी देखी होंगे रामचरण की, कौन सी वाली, मगधीरा, देखे क्या आपने, मगधीरा। हाँ, जो पिक्चर देना नहीं देखे एक बार देख लेंगे। मगधीरा का जो लास्ट फाइट सीन है ना, उसको अगर याद करेंगे आप, तो वहां पे जब वो तलवार बाहर निकालता है, तो तलवार निकालते समय आपने देखे होंगे कि उसके जो 400 साल पुरानी लव स्टोरी दिखाई गई है, बहुत कुछ दिखाया पिक्चर में। तो क्या होता है, जब फाइटिंग सीन चालू होता है तो उसको याद आता है कि मेरा तलवार मैंने लास्ट टाइम यहाँ फेंका था। देन वो क्या करता है, वो अपनी तलवार निकालता है, तो तलवार के आगे में स्कल रहता है, ये आपका स्कल रहता है, ब्रेन बॉक्स। वो किसका था, उसका जो अपोनेंट था, तो उसको याद रहता है। लेकिन आपने देखा क्या, फेस जो है ना वो पूरा का पूरा भी कैसा हो गया था, प्रिजर्व्ड हो गया था, अंडरग्राउंड हो गया था, जिसके बाद में वो क्या निकला, फॉसिल के बाद में। तो इसको बोला गया फॉसिल। वो मेजर आप याद रख सकते हो, बहुत अच्छा एग्जांपल है मगधीरा पिक्चर वाला। इसी के बाद में गाइस हमारा फॉसिल तो समझ गया। अब फॉसिल किसने बताया, मैंने बताया, आपने बताया, किसने क्या बताया। तो इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट का नाम है विलार्ड लिब्बे। विलार्ड लिब्बे आपको नोन टू साइंटिस्ट में दिख रहा होगा गाइस, विलार्ड लिब्बे। इन्होंने फर्स्ट टाइम फॉसिल के बारे में बताया, कब बताया है, 1960 में इनको नोबेल प्राइज मिला है इनके डिस्कवरी के लिए। मींस इन्होंने 1960 के पहले बताया फॉसिल के बारे में। अब इन्होंने क्या बताया, एक मेथड बताया जिसका नाम है कार्बन डेटिंग मेथड। क्या बोला जाता है इसको, कार्बन डेटिंग मेथड। अब डेट हो रही है, एक जना डेटिंग पे जाएंगे नहीं, तो कितने लोग जाते हैं, 2 लोग। तो कार्बन के 2 मॉलिक्यूल डेट करते हैं एक दूसरे को, तो उसमें
फर्स्ट है C14 कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप 14, कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप नंबर 12। तो दो कार्बन एक दूसरे को डेट करते हैं, तो ये देखेंगे हम कार्बन डेटिंग मेथड। नेक्स्ट इसी के बाद हम देख रहे हैं कार्बन डेटिंग मेथड मींस क्या। इसका मेजर याद रखेंगे आप, कार्बन डेटिंग मेथड जो विलार्ड लेवी ने बताया है, इन्होंने बताया है कि वो मेथड से आप किसी भी मटेरियल का क्या निकाल सकते हैं, एज निकाल सकते हैं। एज कैसे? अब बोलोगे सर एज कैसे निकालेंगे हम? तो सिंपल सा, आपने अगर मेजर देखे होंगे, कोई भी डेथ होती है ना किसी की भी डेथ होती है, तो अनुमान लगाया जाता है, गेसिंग करते हैं साइंटिस्ट कि इसकी डेथ कितने घंटे पहले हुई है, 8 घंटे हुई है, रात को 2 बजे हुई है। इनको कैसे पता चलता है? ये दोनों एक दूसरे को बॉडी के अंदर डेट करते हैं गाइस। तो यही देखना है कि बॉडी में मेजर ऐसे क्या रिएक्शन होते हैं, क्या जो भी चेंजेस आते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली। तो यही बताया किसने? विलार्ड लेवी ने। किसके मेथड से? कार्बन डेटिंग मेथड से। तो गाइस उसके बारे में देखते हैं कि एज कैसे निकालेंगे हम किसी भी चीज की। तो इसने इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, नोबेल प्राइज मिला था और एक जर्नल में पब्लिश हुआ था, रेडियो कार्बन नाम का जर्नल है, उसमें इनकी डिस्कवरी क्या हुई है, पब्लिश। नेक्स्ट देख रहे हैं हम गाइस कार्बन डेटिंग मेथड। हाँ गाइस देखो फटाफट, कार्बन डेटिंग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन डेटिंग मेथड, कार्बन डेटिंग मींस क्या? कोई दो लोग मींस दो कार्बन डेट कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया आपको दो कार्बन में से कौन सा है, कार्बन का रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल 14 और कार्बन का एक्टिव मॉलिक्यूल 12। तो ये दो कार्बन नंबर है C1 C2 C3, ऐसे ही कौन सा कार्बन नंबर 14 एंड 12 की स्टडी कर रहे हैं। तो कभी भी अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि ह्यूमन बीइंग अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में एग्जांपल ग्लूकोज, हम कोई भी चीज खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो हमारे बॉडी में क्या जा रहा है, कार्बन जा रहे हैं। कुछ भी खा रहे हैं तो क्या जा रहा है बॉडी में, कार्बन जा रहे हैं। तो कार्बन कंजम्पशन कब चालू रहता है, जब हम लिविंग है। लेकिन जैसे ही कोई डेथ हो गई, किसी की अगर डेथ हो गई है, तो उसके बॉडी में कार्बन कंजम्पशन, कोई अगर डेथ हो उसको बोलेंगे क्या ले बेटा खिचड़ी खा, नहीं ना, मींस वो नहीं खा पाएगा ना। तो सिंपल आपको याद रखना है कि कार्बन डेटिंग मेथड में जब हम जिसकी डेथ हो गई, जिसकी एज निकाल रहे हैं कि कितने एज, जैसे कि एक आदमी बंदा है अकेला रूम पे रह रहा है, उसकी डेथ हो गई 4 साल हो गए, पता ही नहीं पड़ा। अरे 4 साल हुए कब पता पड़ेगा, जब उसकी बॉडी से स्टडी की जाएगी। तो ये एज कब पता पड़ेगी, ये इसके बारे में है, ये पूरा देखते चलो। कार्बन कंजम्पशन जो है वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, क्योंकि अभी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो चुकी है। तो वैसे ही कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्टॉप आफ्टर डेथ के बाद में। अब क्या होगा, उसके बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, तो आपको याद रखना है आफ्टर डेथ देयर इज अ डिकेइंग प्रोसेस। आपको इससे डिकेइंग मींस क्या, डीके होना मींस क्या है, इमिट होना। अभी इमिट होना मतलब क्या, रिलीज होना, सिंपल सा वर्ड, रिलीज होना। कोई भी चीज का क्या होना, रिलीज होना। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास में यहाँ पे हाथ में मैंने वाटर लेके रखा, ठीक है, और ये वाले हाथ में मैंने ऑयल लेके रखा, यहाँ पे 2 ड्रॉपलेट पड़े मेरे पास में, और यहाँ पे मैंने क्या किया, वाटर के 2 ड्रॉपलेट लेके रखा। दोनों को मैंने अगर ऐसा लेके चला, थोड़ी देर के बाद में वाटर वाला गायब हो जाएगा, इमिट हो जाएगा सनलाइट के कारण, या तो हमारे हाथ ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन ऑयल कुछ ना कुछ तो रहेगा। ये गाइस मेजर है ना, तो जिसके कारण ये भी 2 ड्रॉप लिए, ये भी 2 ड्रॉप लिए, लेकिन वाटर ने क्या कर दिया, इमिट हो गया, रिलीज हो गया, लेकिन ऑयल वैसे का वैसे रहा। तो यहाँ पे हम जो 2 बात कर रहे हैं ना, कार्बन नंबर 14 और कार्बन नंबर 12, तो इसमें भी ऐसा ही होता है। क्या होता है देखते चलो, डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट, किसका डीके होता है बॉडी में से, कार्बन नंबर 14। कार्बन नंबर 14 बॉडी से क्या होता है, रिलीज होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता, C12 नहीं होता। तो वो वैसे का वैसा ही रहता है। जितना बॉडी में कार्बन नंबर 14 रहता है, उतना ही कौन रहता है, 12 रहता है। जैसे कि 50% मेरे बॉडी में कार्बन नंबर 12 है, तो 50% कौन रहेगा, 14। जैसे कि मेरे बॉडी में 20% कौन है, C12, तो 20% कौन रहेगा, C14। मींस दोनों कैसे रहते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में रहते हैं गाइस। आफ्टर दैट डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट, कार्बन नंबर 14 उड़ते जा रहा है, उड़ गया धीरे-धीरे उड़ते जा रहा है। रेशियो ऑफ C12 एंड C14, अब जो रेशियो था मैंने क्या बताया था आपको, दोनों कैसे रहते हैं, C12 इज इक्वल टू C14, ये दोनों रहते हैं। लेकिन जब डेथ हो गई, लिविंग समय में ऐसा रहता है, लेकिन जैसे ही डेथ हो गई तो जो C12 है वो वैसा ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन C14 क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है बॉडी से। तो अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मेरे को लेकिन ये तो पता रहेगा ना बॉडी में कि C12 कितना था। जैसे कि मैंने एक आदमी पेशेंट लिया जिसकी डेथ हो गई, उसके बॉडी में C12 कितना था,
29%, सपोज करके चलो। और जो डेथ होगी उसके बाद में आपको पता है कि C14 उसकी बॉडी में कितना बचा, अभी बचा 19। हमें 3 दिन के बाद में पता पड़ा कि बंदे की डेथ हुई थी, तो C14 उसकी बॉडी में कितना बचा, 19%। पहले कितना था, C12। अब बोलेंगे सर आपने कैसे बताया, उसकी बॉडी का आइसोलेशन किया, आइसोलेशन करने के बाद में हम लोग कार्बन की स्टडी की। C12 कितना मिला उसके पास में 29% और C14 कितना मिला 19%। फिर हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे कितने परसेंट है, 10% का, और उसका हमने एज निकाली कि इसकी डेथ बराबर कितने हुई थी, 3 दिन पहले हुई थी, या तो आप बोल सकते सीधा सीधा कितने घंटे पहले इसकी डेथ हुई थी। कभी भी साइंटिस्ट क्या बोलता है 2 से 3 बजे के बीच में डेथ, एग्जैक्ट टाइम नहीं निकलता, लेकिन आप मैक्सिमम उसके क्लोजेस्ट पॉइंट में चले जाते हो। तो ये दोनों आपके पास में टेक्निक है। तो जिसके बाद में आपने क्या बताया, रेशियो ऑफ C12 एंड C14 चेंजेस कंटीन्यूअसली। C12 कैसे है, नॉन रेडियो एक्टिव, C12 नॉन रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मतलब क्या, इमिट होने वाला, रिलीज होने वाला। और आपने क्या बता दिया, C14 कैसा था, इमिट होने वाला था। तो C12 नॉन रेडियो एक्टिव, C14 रेडियो एक्टिव। तो जो इमिट होते जा रहा है और जो इमिट नहीं हो रहा है, दोनों के बीच में रेशो निकालो, रेशो से हमको क्या पता पड़ेगी गाइस, एज पता पड़ेगी। तो ये मेथड निकाला था विलार्ड लिबे ने, बहुत इजी था गाइस, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। इसी के बारे में, इसी को क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी। और एक और वर्ड दिया है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मींस क्या, ह्यूमन के स्केलेटन की स्टडी करना। एक वर्ड आपको दिख रहा होगा वहां पे आपकी बुक में, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मींस क्या, ह्यूमन के स्केलेटन्स की स्टडी करना। दूसरा आपने देखेंगे बहुत सारे स्टैचू वगैरह रहते हैं आसपास लगे हुए पूरे एरिया में, उनकी भी स्टडी करना। तो इन सब के लिए आया काम में आता है वो। इसी के बाद में आपको एक नीचे में एक बॉक्स दिख रहा है, बहुत काम का बॉक्स। ये बॉक्स के ऊपर में क्वेश्चन आए हुए हैं एक बार आपके पिछले वाले स्टूडेंट्स को। तो उसमें पहला आपको दिख रहा होगा, वहां पे लिखा है, एक बॉक्स दिख रहा है, उसको नीचे से स्टडी करना पड़ता है। कहां से, नीचे से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, पाइसेस। अब इसमें सभी का एग्जांपल और डिटेल स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 6 में, किंगडम एनिमलिया में। अब इसे याद रखो, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और पाइसेस। एम्फीबियंस में फ्रॉग वगैरह आते हैं, पाइसेस है फिशेस वगैरह, देन रेप्टाइल्स डायनासोर वगैरह, ये सब। तो ये सब कौन से एरा, मींस हम बोलते हैं ना कोई भी एरा, अभी कौन सा एरा चालू है, जैसे कलयुग, सतयुग, ये सब जो युग बोले जाते हैं ऐसे ही एरा बोला जाता है इसी को। तो ये तीनों रेप्टाइल्स, एम्फीबियन एंड पाइसेस, पार याद रखना, पार, पाइसेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये कौन से एरा में प्रेजेंट थे। तो ये प्रेजेंट थे, नोट डाउन कर सकते हैं आप, ये एरा में प्रेजेंट थे पैलोजोइक, पैलोजोइक एरा में। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स कब थे, रेप्टाइल्स आप बोलोगे सर यहाँ पे भी रेप्टाइल्स, यहाँ पे भी रेप्टाइल्स। आपको पता है डायनासोर धीरे धीरे एक्सटेंट हुआ, तो वो पैलेजोइक में भी था, और देन वो कब था, मीजोजोइक, मीजोइक एरा। और उसी के बाद में एव्स, एव्स में कौन आते हैं, बर्ड्स, मैमल्स, मैमल्स मींस ह्यूमन बीइंग्स। ये कौन से एरा में, तो ये सेनोजोइक एरा में। कब, सेनोजोइक एरा। तो ये तीनों एरा को आप अच्छे से याद करके रखो। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, बॉक्स बना रहेगा, एव्स लिखा रहेगा, एरा पहचानना पड़ेगा। नेक्स्ट मेजोइक लिखा रहेगा, वहां पे आपको रेप्टाइल्स पहचानना होगा। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक करके क्वेश्चन है। तो यहां तक गाइस हमारे पास में पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। पैलेंटोलॉजी में मेजर क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। देन हम सेकंड देख रहे हैं, इसी के बाद में हमारा कनेक्टिंग लिंक। हाँ स्टूडेंट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास में 2 मार्क के क्वेश्चन आता है, कनेक्टिंग लिंक। डिफाइन कनेक्टिंग लिंक विद सुटेबल एग्जांपल। तो सबसे पहले आपको कनेक्टिंग लिंक, लिंक तो हमको समझ रहा है, लिंक होना किसी साथ में। अब कनेक्टिंग मींस क्या है, तो कनेक्टिंग मींस यहाँ पे क्या है, किसी भी चीज को कनेक्ट करना लिंक वाइज। जैसे कि एग्जांपल, मैं किसी से अगर बात कर रहा हूँ, मेरे को किसी से अगर बात करनी है, लेकिन वो अननोन पर्सन है, लेकिन मेरा फ्रेंड क्या है, उसको नोन है, तो हम दोनों को कनेक्ट करने के लिए, मींस मेरे को और वो पर्टिकुलर गर्ल को कनेक्ट करने के लिए मेरे फ्रेंड की मैं हेल्प ले रहा हूँ। यहाँ का ट्रांसफॉर्मेशन उसको, देन उसका ट्रांसफॉर्मेशन उसको, तो देन ये चीज को बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक। जैसे एग्जांपल मैंने डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए, तो उसके लिए दिया था। डीएनए से प्रोटीन बनना, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। अगर एमआरएनए ही नहीं रहेगा
तो ना डीएनए का कुछ काम ना प्रोटीन का कुछ काम, तो एमआरएनए क्या दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो एमआरएनए इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। सेम गाइस यही वाला एग्जांपल सूट होता है यहाँ पे बराबर। मींस क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे सम प्लांट एंड एनिमल्स शो, अब यहाँ पे लेकिन प्लांट और एनिमल की बात कर रहे हैं, तो प्लांट एंड एनिमल शो सम मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजी मींस क्या एक्सटर्नली अपीयरेंस को देखते हुए, वो इंटरनल है डीएनए वाला जो, तो यहाँ पे क्या बताया गया सम प्लांट एंड एनिमल शो मॉर्फोलॉजिकल, सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बाय व्हिच दे कैन रिलेटेड टू, सबसे काम का वर्ड रिलेटेड टू, एक दूसरे को रिलेट करेंगे, रिलेटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म के पास में, जैसे कि मेरे पास में सिंपल सा सपोज करके चलो, मैं क्या कर रहा हूँ, दो लड़के हैं, ठीक है, एक है रमेश एक है सुरेश, रमेश के भी कैरेक्टर मेरे पास में है और सुरेश के भी, जैसे कि रमेश को डांस आता है और सुरेश को सिंगिंग आती है, तो दोनों कैरेक्टर मेरे पास में, सिंगिंग डांसिंग, तो मेरे पास में दोनों कैरेक्टर है गाइस। तो ये जो कैरेक्टर मैं अगर बोल रहा हूँ, दोनों कैरेक्टर मेरे पास में है दो अलग अलग लोगों के, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डांसिंग, इसको अगर डांसिंग आए तो मैं इसको सिंगिंग सिखा रहा हूँ, इसमें को अगर, और इसी के साथ जो सुरेश था हमारे पास में उसको सिंगिंग आते हैं, उसको डांसिंग सिखा रहा हूँ, मींस मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर हम तीनों एक साथ नाचेंगे। तो ये अगर सिंपल सा अगर बात कर रहा हूँ मैं, कनेक्ट करना, दो अलग अलग लोगों को क्या करना, कनेक्ट करना पर्टिकुलर एक लिंक से, तो इसको बोला गया क्या, कनेक्टिंग लिंक। तो ऐसा सेम एग्जांपल सूट होता है पेरीपेटस, बुक में आपको डायग्राम दिख रहा है पेरीपेटस का, आप देख लो अच्छे से। पेरीपेटस जो है वो क्या शो करता है, उसकी बॉडी सेगमेंटेड बॉडी है, जैसे कि अगर मैं बॉडी है उसकी बॉडी में सेगमेंट्स है, तो ये सेगमेंटेड बॉडी, ये सेगमेंटेड बॉडी है उसकी, सेगमेंट्स। दूसरा उसका क्यूटिकल थिन है, क्यूटिकल मींस ये ऊपर की कवर, जैसे कि हमारे बॉडी में जो कवर है ना, ये देखो सेगमेंट, ये हमारे बॉडी के भी सेगमेंट, और ये जो ऊपर का पोर है ये कैसा है बोलते हैं, थिन, तो ठीक है थिन है। साथ में पैरापोडिया लाइक ऑर्गन, पैरापोडिया मींस जो चलने के लिए, उसको मूवमेंट के लिए रिस्पांसिबल है, वैसा ऑर्गन इसके पास में प्रेजेंट है, मींस वो क्या कर सकता है, लोकोमोशन, मूवमेंट कर सकता है। ये तीन चीजें इसके पास में प्रेजेंट है, किसके पास में, पेरीपेटस के पास में। दूसरा और भी दो चीजें प्रेजेंट है, वो ट्रकिया से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, हम किससे करते हैं, लंग्स, रेस्पिरेशन करते हैं ना, ऑक्सीजन CO2, तो वो लंग्स के थ्रू होता है। तो इसमें क्या होता है, ट्रकिया, ट्रकिया, ट्रक वगैरह नहीं है यहाँ पे, ट्रकिया वगैरह नहीं, ट्रकिया करके यहाँ पे विंड पाइप रहता है, ट्रकिया करके आप पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, ट्रकिया ब्रोंक्यूल्स वो सब पढ़ने वाले, तो ट्रकियल रेस्पिरेशन। और साथ में इसके बॉडी में सर्कुलेशन कैसा है, ओपन सर्कुलेशन, सर सर्कुलेशन के भी टाइप है क्या, बिल्कुल, सर्कुलेशन के दो टाइप है, एक है ओपन एक है क्लोज्ड। क्लोज्ड किसके पास में, मेरे पास में, आपके पास में, इंसान है ना, हो ना, हाँ हो, तो ठीक है, हमारे पास में क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेशन। क्लोज्ड मींस क्या और ओपन मींस क्या, तो क्लोज्ड मींस कैसा होता है, जिसके बॉडी में बराबर हार्ट से ब्लड बाहर जा रहा है और बराबर हार्ट में ही अंदर आ रहा है, हार्ट से बाहर हार्ट के अंदर, तो वो जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है क्लोज्ड सर्कुलेशन। ओपन मींस क्या, ब्लड कभी इधर जा रहा, इधर चला, मैं उधर चला, पूरा इधर उधर फ्लो हो रहा है, जैसे कॉकरोच में कहीं पे भी जाता है, उसके पास में 13 चेम्बर का हार्ट है, अपने पास में 4 चेम्बर का है, उसके अंदर 13 चेम्बर्ड हार्ट है। सोचो कहां से कहां तक चले जाता हूं, इतनी सी बॉडी, इतना बड़ा हार्ट, मतलब ही नहीं हमारे पास में, हमारे पास में 4 चेम्बर है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर फिर से प्रेजेंट है, मतलब इसके अंदर टोटल कितनी चीजें, 5। पहला सेगमेंटेड बॉडी, दूसरा थिन क्यूटिकल, तीसरा पैरापोडिया लाइक ऑर्गन, चौथा ट्रकियल रेस्पिरेशन, पांचवा ओपन सर्कुलेशन। ये सब 5 चीजें। लेकिन गाइस सबसे नोट करने वाली बात, ये जो 3 चीजें हैं ना, कौन सी, सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन, ये किसमें भी प्रेजेंट है, एनेलिड्स, एनेलिडा करके ऑर्गेनिज्म है, उसके पास में प्रेजेंट है तीनों चीजें। अब आपको एनेलिडा का डायग्राम वहां पे दिख रहा है, देख लो फटाफट, देन बुक में दिया हुआ डायग्राम एनेलिडा। और ये जो दो चीजें हैं, ट्रकियल रेस्पिरेशन और ओपन सर्कुलेशन, ये किसमें है, आर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा, जॉइंट लाइक वाला जो रहता है ऑर्थ्रोपोडा। अरे इसमें दो चीजें जो प्रेजेंट है ऑर्थ्रोपोडा में, वो पैरापोड किसमें, पेरीपेटस में भी है, और पेरीपेटस में जो 5 में से 3 चीजें वो किसमें, एनेलिडा में। मींस एनेलिडा के तीनों कैरेक्टर है इसके पास में, ऑर्थ्रोपोडा के दोनों कैरेक्टर है, जिसके कारण पेरीपेटस को क्या बोला जाता है, पेरीपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। क्यों बोला गया, क्योंकि उसके पास में, जैसे कि
कि रमेश और सुरेश का एग्जांपल दिया, रमेश को सिंगिंग आती, सुरेश को डांसिंग आती, लेकिन मेरे को दोनों आता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को कनेक्ट कर सकता हूँ। सेम एग्जांपल यहाँ पे सूट होता है गाइस। कनेक्टिंग लिंक मींस क्या, ऐसे कैरेक्टर जो एक के पास में लेकिन जो दूसरे अलग अलग लोगों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिसके कारण हमने क्या बोला, कनेक्टिंग लिंक। इसी के बाद में एक और एग्जांपल है गाइस, डक बिल्ड प्लेटिपस, ये भी आपके बुक में दिख रहा है, इसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं मैं आपको। डक बिल्ड प्लेटिपस का अगर एग्जांपल कर रहा हूं तो ये जो एग लाया करता है, जो अंडे बाहर निकलते हैं इसके बॉडी से, इसके बॉडी से अंडे बाहर निकलते हैं, रेप्टाइल्स के बॉडी से भी अंडे बाहर निकलते हैं, सेम जैसे वो करता है, सेम उसी कहते हैं। डक बिल्ड प्लेटिपस कहते हैं मेमोरी ग्लैंड्स है। मेमोरी ग्लैंड्स मींस ये वाला नहीं, मेमोरी वाला नहीं, मेमोरी ग्लैंड्स फीमेल के पास में जो रहते हैं, सिर्फ फीमेल के पास में रहते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, हमारे पास में रहते हैं लेकिन नॉन फंक्शनल है मेल के पास में। तो जितनी भी फीमेल है उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे मिल्क सीक्रेट होता है और साथ में हमारे पास में हेयर्स है। तो ये दोनों कैरेक्टर जो अलग अलग लोगों की थी, फिर से कॉमन किस में देखने को मिली, डक बिल्ड प्लेटिपस। ऐसे तो सर बोलूंगा बहुत सारे, बिल्कुल बहुत सारे, लेकिन ये तो एग्जांपल हमको लिखना है हमारे वाले, तो इसको बोला गया डक बिल्ड प्लेटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो यहाँ तक की गाइस हमको पढ़ना है कनेक्टिंग लिंक। इसी के आगे लास्ट में आखिरी वाला भी आपको बता दे रहा हूँ, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। कौन सा वाला, 6th वाला टॉपिक है हमारे पास में, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो ये बहुत ही इजी है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी मींस क्या है, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी बायो में कभी भी अगर लॉजी पढ़ते हो ना, लॉजी मींस क्या होता है, स्टडी। किस क्या बोल रहा है, एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट, study of embryo and its development is called as embryology, study of embryo and its development is called as embryology। गाइस वहां पे जितने भी डायग्राम दिख रहे हैं ना आपको, स्टार्टिंग जब बर्थ होता है किसी का भी, वहां पे रेप्टाइल्स, मैमल्स, आपको माउस सभी दिख रहे हैं। सभी की अगर मैं बात करूं ना, स्टार्टिंग में जो वीक रहते हैं, स्टार्टिंग वीक प्रेगनेंसी होने के बाद में जब वो बर्थ हो रहा है बेबी का, स्टार्टिंग में सभी के बेबी, कैट, डॉग, ह्यूमन, सभी के, फिश, सैलमेंडर, सभी के बच्चे कैसे दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं। मींस स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग के एजेस में, सभी वीक में, स्टार्टिंग के डेवलपमेंट में सभी ऑर्गेनिजम्स के जो बेबी रहते हैं वो कैसे दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं। दो हाथ, दो पैर, सब कैरेक्टरिस्टिक सेम, फेस, नोज, माउस, ईयर, सब ऐसे। तो ये एविडेंस है कि स्टार्टिंग के एजेस में सब एकदम कैसे दिखते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर स्टार्टिंग में, देन वो डिफरेंट होते हैं डेवलपमेंट के बाद में। तो एम्ब्रियो की स्टडी देख करके आप बता सकते हैं कि ये भी एक एविडेंस है कि जो क्या करता है, हमारे एंसेस्टर कॉमन है ये शो करता है। तो गाइस यहाँ तक कि हमारे पास में क्या है, इवोल्यूशन के एविडेंसेस। आप बोलोगे सर कनेक्टिंग लिंक मतलब एविडेंस कैसे, अरे है ना, पहले अगर प्लेटिपस आया था तो प्लेटिपस के कैरेक्टर इसमें देखने को मिले, देन अगर पहले पेरिपेटस आया तो इसके कैरेक्टर एनेलिडा आर्थ्रोपोडा, मतलब ये एंसेस्टर, इसके समान कैरेक्टर, तो इसको क्या बोला गया, एविडेंसेस। तो यहाँ तक कि गाइस हमारे पास में क्या है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो यहाँ तक कि हमारे पास में किसी ने अगर पहले के जो 3 है, एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, ये वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप वो देखिए, वो बहुत काम है, वो भी पेपर में आता है, वेस्टिजियल ऑर्गन वाला। तो गाइस यहाँ तक कि हमारे पास में एविडेंस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक कि आप सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करें वीडियो को, शेयर करो। वीरेंद्र सर, बाय, थैंक यू सो मच गाइस।